तो चलिए दोस्तों, आज मैं थ्योरी में पिछले क्लास में पढ़ा रहा था और उसमें मैं 14 नंबर नोट्स आपको लिखवाया था, 14 इम्पोर्टेंट नोट्स। तो उसके बाद मैं अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 50 नोट्स से, ठीक है ना, जो 7.1 एक्सरसाइज का जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी था ना, उसके अंतर्गत मैंने 14 नोट्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। तो अब मैं 15 नंबर नोट्स से आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि 15 नंबर नोट्स है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। मतलब अगर ए एक इन्वर्टिबल भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो अगर ए एक इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। अर्थात ए इनवर्स सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालिएगा तो फिर से ए इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है ना, फिर से बता रहे हैं, अगर ए एक इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर ए एक व्युत्क्रमणीय सममित अवयव हो तो ए इनवर्स भी सममित होता है। ठीक है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब ऐसा अवयव जिसका हम लोग न व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसका अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, व्युत्क्रमणीय सममित अवयव होगा, तो उसका इनवर्स निकालिए। चूंकि व्युत्क्रमणीय बोल रहा है, इसका मतलब क्या, व्युत्क्रम निकलेगा। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स निकलेगा। तो अगर ए व्युत्क्रमणीय सममित अवयव है तो ए इनवर्स भी सममित होता है। मतलब ए इनवर्स का अगर ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। Every askew symmetric matrix of odd order is singular, मतलब नॉन इन्वर्टिबल। मतलब ऑड ऑर्डर मतलब 3/3, 5 मतलब 3/3 हो गया ना, 5/5 हो गया, ये सब। तो अगर ऑड ऑर्डर का कोई भी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है तो कंफर्म रहिए कि वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। अब चलिए, अर्थात न विषम ऑर्डर मतलब ऑड ऑर्डर, वही मतलब 1/1 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर या 5/5 ऑर्डर या 7/7 ऑर्डर इत्यादि के अगर प्रत्येक विषम सममित अवयव क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी विषम सममित अवयव जो जिसका ऑर्डर विषम हो, 1/1, 3/3, 5/5 etc, तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा अवयव जो होता है वो सिंगुलर यानी नॉन इन्वर्टिबल यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। अर्थात मान लिया जाए कि अगर ए जो है एक विषम सममित अवयव हो, मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो वह एक अव्युत्क्रमणीय मतलब नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और इस तरह से डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, एक मैं बात बताने वाला हूं कि अगर 2/2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो अगर उसका आपको अडजॉइंट ए निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि ए और डी ये जो है आपका ना, उसको आप अपोजिट कर दीजिए ना, मतलब इन लोग को रिवर्स करना, उल्टा कर देना है। एक डी को उलट देना है तो डी हो गया, मतलब ए के जगह पे डी और डी के जगह पे ए कर देना है, और इन लोग के पास माइनस साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अडजॉइंट निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये केवल 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। मतलब देखिए बाबू कि अगर ए कोई वर्ग अवयव है 2/2 ऑर्डर का, तो उसका अगर आपको सहखंडज निकालना है, अर्थात आपको अडजॉइंट निकालना है, तो बस ये
आपका ए और डी है विकर्ण वाले अवयव न, उसको हम लोग उलट देते हैं, मतलब ए डी है तो डी ए कर देंगे और बाकी इसको माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमका 2/2 ऑर्डर के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला आपका कार्य करेगा। तो चलिए इस तरह से आपका 7.1 का जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स था वो खत्म हो चुका है और अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8.1 एक्सरसाइज, मतलब 8 एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो चलिए रैखिक समीकरणों के निकाय का हल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग रैखिक समीकरणों के निकाय अर्थात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अव्यूह समीकरण मतलब मैट्रिक इक्वेशन में बदलने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं बताता हूं कि रैखिक समीकरणों के निकाय ये होता क्या है। तो रैखिक समीकरणों के निकाय का मतलब होता है कि रैखिक समीकरणों का समूह, जैसे ये ढेर सारे रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं, तो अगर ये रैखिक समझे ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है, तो अगर ढेर सारा रैखिक समीकरण, ढेर सारा लीनियर इक्वेशन अगर मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो लीनियर इक्वेशन के ग्रुप को या रैखिक समीकरणों के समूह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्रुप, समूह, रैखिक समीकरणों के निकाय। निकाय मतलब क्या है, ढेर सारे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों का समूह। बात समझ में आया? समूह का मतलब, तो निकाय का मतलब होता है समूह, सिस्टम का मतलब है ग्रुप, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन का ढेर सारा संख्या, मतलब अगर ढेर सारे लीनियर इक्वेशन अगर मौजूद रहेंगे तो उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखिए अगर ये यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है ना, ये सब, तो ये 3 लीनियर इक्वेशन है। अगर अकेला लीनियर इक्वेशन रहता तो इसको हम लोग सिस्टम नहीं बोलते, निकाय नहीं बोलते। तो सिस्टम या निकाय का मतलब होता है कि रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन का ग्रुप मतलब समूह, ठीक है ना। तो चलिए अब तो ये समझ चुके होंगे आप लोग, और अब मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए इस चैप्टर को स्टडी करने के पहले हम लोग रैखिक समीकरणों के निकाय अर्थात सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अव्यूह समीकरण मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन में बदलने के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है, ये रैखिक समीकरणों का निकाय है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए ये जो आपका रैखिक समीकरणों के निकाय हैं, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनसे हम निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग ना मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, निम्नलिखित मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसका हेल्प लेके इन तीनों इक्वेशंस का या फिर बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, रैखिक समीकरणों के निकाय का सहायता ले करके हम 3 तरह के मैट्रिक्स यहां पर बना सकते हैं। पहला मैट्रिक्स जो ए है वो कैसे बना है, तो गौर से देखिएगा, सारा कोफिशिएंट को लेकर के A1 B1 C1, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो A3 B3 C3, मतलब मैट्रिक्स ए जो बना है वो ना XYZ के कोफिशिएंट मतलब XYZ के गुणांकों को लेकर के बना है। एक मैट्रिक्स मैं बनाया X जो कि वेरिएबल को लेकर के बना है, चरों को लेकर के ना, यहाँ पर कितना वेरिएबल है ना, कितना चरों की संख्या कितना है, 3, तो XYZ, इसलिए मैं एक मैट्रिक्स बनाया XYZ। और एक मैट्रिक्स बना बराबर के इस तरफ दिए गए कांस्टेंट टर्म को लेकर, बराबर के उस तरफ दिए गए कांस्टेंट अचर पदों को लेकर के D1 D2 और D3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इन इक्वेशंस से, रैखिक समीकरणों के निकाय से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से आपके 3 मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब तो देखिए अब मैं बता रहा हूं कि ये जो ऊपर के समीकरण आपको दिए गए हैं, ये ऊपर के इक्वेशंस जो आपको दिए गए हैं ना, उन
ऊपर के इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इक्वेशन अवयव समीकरण के रूप में, देखिए वो क्या है, ये कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण है, बीजीय समीकरण, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे ना। कौन सा इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। हिंदी में बोले तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये बीजीय समीकरण है। लेकिन इन समीकरणों को, इन इक्वेशंस को अवयव समीकरण, देखिए है ये बीजीय समीकरण, लेकिन इसको अवयव समीकरण मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लिखा है मैंने ये, अतः ऊपर के इक्वेशंस मतलब समीकरणों को हम अवयव समीकरण अर्थात मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। ए गुना एक्स बराबर बी, कैसे लिख सकते हैं, ए गुना एक्स बराबर बी। अब आपको देखिए, आप अब जैसे ये पूछिएगा ना सर कि हम ये ऊपर का जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन अवयव समीकरण के रूप में हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ए गुना एक्स बराबर बी। क्या सर हम इससे इसमें गुना करेंगे, ए से एक्स में गुना करेंगे तो बराबर बी, अगर ये वाला अगर हम ले करके चलते हैं तो क्या मतलब आप बोल रहे हैं सर कि इन समीकरणों से, इन इक्वेशन से, ये जो आपका बीजीय समीकरण है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसको अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन बना कर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्वेशन और ये ना अलजेब्रिक इक्वेशन बीजीय समीकरण दोनों सेम है? ये वाला समीकरण और ये समीकरण x बराबर b क्या दोनों सेम है? तो आइए देखते हैं, अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अलजेब्रिक इक्वेशन को, ये जो बीजीय समीकरण को ना अवयव समीकरण के रूप में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हम लोग x बराबर b है तो a के वैल्यू कितना रख दिए, यहां से वैल्यू रख दिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x का वैल्यू रख दिए x y z बराबर में b है तो b का वैल्यू d1 d2 d3 रख दिए। अब याद रखिए आप लोग को गुना करने के लिए मैट्रिक्स के गुना मैं आप लोगों को सिखाया हूं। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। गुना कीजिएगा तो आएगा, मैं बताया था ना ये 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो तिरछा वाला जो होता है वो क्या आता है, ऑर्डर होता है, तो 3/1। तो 3/1 का ये मैट्रिक्स आ गया गुना करने पर। अब गुना आप लोग सब चेक कीजिए कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a1x b1y c1z आया ना, a1x b1y c1z, ठीक। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गुना कीजिए, a2x फिर b2 से y में c2 से z में, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो a3x b3y c3z और बराबर d1 d2 d3। अब इतना बराबर इतना है तो दोनों तरफ हम कंपेयर कर देंगे, ये भी 3/1 का और ये भी 3/1 का, तो दोनों तरफ तुलना करने पर, कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना d3, a3x b3y c3z बराबर d3। तो एक बात बताइए, ये इक्वेशन जो है आपको कैसा है, हम लोग किससे चले थे, हम लोग चले थे ये वाला इक्वेशन से, एक्स बराबर बी से। तो ये तो मैट्रिक्स इक्वेशन था और मैट्रिक्स इक्वेशन से चल करके हम वैल्यू जब इन लोग का पुट किए चले तो आ गया कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आ गया, ये देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया। यानी जब हम मैट्रिक्स इक्वेशन से चलें और अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। कंफर्म हो गया? चलिए आज का मेरा नया टॉपिक है अब समघातीय रैखिक समीकरण निकाय।
समघातीय रैखिक समीकरण निकाय मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर मान लिया जाए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरणों के निकाय दिए हुए हों, तो यदि देखिए यदि ऊपर दिए गए इन समीकरणों में अगर D1 D2 D3 इन लोग के जगह अगर हर जगह जीरो आ जाए, मतलब जीरो हो, D1 D2 D3 सब का वैल्यू अगर जीरो हो, तो ऐसा जो रैखिक समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको क्या बोला जाता है? समघातीय रैखिक समीकरण निकाय मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देखिए D1 D2 D3 सब जीरो है ना, D1 D2 D3। नोट कीजिए इसको बाबू, अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।